जलवायु परिवर्तन, बायोडायवर्सिटी, प्रदूषण, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। लेकिन असली ट्रेंड तो पीवाईक्यू में छिपा है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं 2020 के पीवाईक्यू। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा विकल्प कह रहा है हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 साल तक हो सकती है। तीसरा कह रहा है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और चौथा कह रहा है कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। अब आप विकल्प नंबर 4 को देखिए कि भारत में हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या केरल में नहीं है, बल्कि किसमें है, कर्नाटक में है। लगभग 6,000 प्लस हाथी हैं वहाँ। अगर ये फैक्ट हमको पता हो तो हम 4 ऑप्शन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 4 को कैंसिल आउट करने के बाद हमारा डी और हमारा बी विकल्प 2 आउट हो जाते हैं। अब हमारे पास बचा है, हमने 50% हमने प्रश्न हल कर लिया। अब हमको 2 में से एक चुनना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। अब देखिए, एक शब्द दिया है तक ही, जैसा ना प्रेशर डाल रहा हो कि बस इतना ही होता है, इसके आगे बच्चा नहीं पैदा हो सकता। 40 तक ही पैदा कर सकते हैं, 45 नहीं। मतलब एक नंबर, निश्चित नंबर कर दिया कि सिर्फ 40 वर्ष। मतलब ये थोड़ा एक ना एक्सट्रीम, जैसे थोपा हुआ वर्ड हो। ठीक है, तो ये नहीं है, 40 तक नहीं। हाथी 50 वर्ष और कुछ मादाएं तो 65 वर्ष तक बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक हार्श वर्ड वर्ड था, तो इसको हमने हटाया तो 3 भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, हमारा ये और ये पहले कैंसिल आउट हो गए, तो ये भी चला गया, आंसर आ गया ए, यानी 1 और 2 सही है। तो हाथी के समूहों का नेतृत्व तो मादा करती है, एकदम सही बात है। जो सबसे बुजुर्ग मादा होती है हाथी, वो ग्रुप का मतलब समूह का नेतृत्व करती है। दूसरा, हाथी की अधिकतम गर्भावधि में 22 माह तक हो सकती है। तो हाँ, 22 माह या लगभग 640 से 660 दिन तक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विकल्प 1 और विकल्प 2 सही है, और विकल्प 3 और विकल्प 4 गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। ठीक है, नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाग संरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। अब आप विकल्प नंबर 2 देखिए, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान हमको पता है ये कहाँ स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में स्थित है, और हम ये क्या हुआ, ये जो है ये कावेरी बेसिन में ना स्थित होकर ये गोदावरी बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो हमको ये भी पता है कि कावेरी का रूट क्या है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होके बहती है, आंध्र प्रदेश तो जाती नहीं है, मतलब उसका बेसिन भी नहीं है। इस तरीके से भी सोचेंगे तब भी हम 2 को आउट कर सकते हैं, अगर हमको पापी कोंडा पता है कि कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये अगर हम 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हम 2 विकल्प को हटा देंगे, विकल्प डी और विकल्प ए। अब फिर हमने 50% पे प्रश्न हल कर लिया। अब बचे हैं बाकी प्रश्न, उनको देखिए। अब जैसे है नागर होल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये क्या है, ये कर्नाटक में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है, और यहाँ से काबिनी नदी गुजरती है जो कि कावेरी की सहायक नदी है। तो यानी ये विकल्प हमारा सही है। पापी कोंडा हमारा गलत हो ही गया था। तीसरा है सत्यमंगलम बाग संरक्षित क्षेत्र, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी बेसिन में स्थित है। तीसरा है वायनाड, ये कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है और काबिनी नदी के तट पर स्थित है। तो काबिनी किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। तो हमारा 1, 3 और 4 सही, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, तो अगर हम पापी कोंडा को हटाते तो हम कम से कम 50% प्रश्न तो हल कर ही लेते, कर लेते। तो हमारे पास 2 में से 1 चुनना रहता। अगला है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है। ठीक है, तो ये ऐसा हमेशा पूछता है कि 4 से 5 नाम दे देगा और पूछेगा कि ये पक्षी हैं, ये प्राइमेट हैं, ये सारी सर्प हैं, या कुछ और हैं जैसे उभयचर हैं। तो ये क्या है, तो ये सभी के सभी पक्षी हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या हैं, पक्षी हैं। और जो ये कहाँ पाए जाते हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे पहला हमारा है सिलोन फ्रॉग माउथ। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट यानी भारत और श्रीलंका में पाया जाता है।
दूसरा है कॉपर स्मिथ वारवेट, ये संपूर्ण भारत में लगभग पाया जाता है। अगला है ग्रे चिनविनीवेट, तो ये भारत और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। और चौथा है वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये भारत, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। ठीक है, अब इनके नामों ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगली बार हो सकता है पूछा जाए तो ये कहीं ऑप्शन में रखे में आपको मिल जाए, तो कम से कम एलिमिनेट तो कर लेंगे ना, कि ये प्रश्न को, अगले प्रश्न को हल करने में कुछ ना कुछ तो मदद कर ही सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर इसका पक्षी। चलिए, अगला है कि भारतीय अनूप मृग यानी बारह सिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भारतीय बारहसिंगा, इसकी तीन प्रजातियां हैं, एक ईस्टर्न, एक वेस्टर्न और एक साउदर्न। ठीक है, तो ईस्टर्न कहाँ पाई जाती है, असम, काजीरंगा, मानस। ठीक है, तो ये दलदली भूमि में पाए जाते हैं। वेस्टर्न जैसे हो गया नेपाल वगैरह में पाए जाते हैं। और साउथर्न वगैरह जो है ये वाले जो है ना, ये मिडिल भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है हमारा कि जो भारतीय अनूप मतलब बारह सिंघा जो जो केवल पक्की भूमि में फलती फूलती है, ये हमारी पाई जाती है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मतलब उस तरीके का प्रश्न है कि इसमें कोई ऐसा ट्रिक्स वगैरह नहीं है। अब जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, ये हमारा असम में है। आज मुद्दुमुलाई वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। ठीक है, तो और कान्हा तो मध्य प्रदेश में हो ही गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस्पात स्लेग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। ठीक है, तो कह रहा आधार सड़क निर्माण के लिए, एकदम सही बात है। कृषि मृदा में सुधार के लिए, ये भी एकदम सही है। और सीमेंट के उत्पादन के लिए, ये भी एकदम सही है। हमारे तीनों विकल्प सही हैं, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, हमारा आंसर हो गया डी। अब देखिए सड़क निर्माण में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ाई था कि सबसे पहले सूरत में सड़क बनी थी स्टील स्लैग से। ठीक है, लगभग 6 किलोमीटर लंबी। दूसरा है कृषि मृदा सुधार के लिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो मृदा के लिए उपयोगी होते हैं, तो ये मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा सीमेंट उत्पादन के लिए, तो सीमेंट में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये तीनों आंसर हो गए, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कस्तूरी मृग हमेशा ना ऊंचाई पर और बर्फ वाली जगहों पर पाए जाते हैं। अब इसमें से ऐसे कौन से दो अभ्यारण्य हैं या अभ्यारण्य हैं जो ऐसे हैं, तो देखिए पहला है आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ, ये भी उत्तराखंड में है। अगर हम बात करें किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है, दुधवा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ। और अगर मानस राष्ट्रीय उद्यान तो हम जान ही रहे हैं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और ये कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। तो एक और दो हमारे सही है, आंसर हमारा हो गया ए। ठीक है, तो कस्तूरी मृग याद रखिएगा, ये हमेशा बर्फीली और ऊंचाई वाली जगहों पे पाए जाते हैं, तो हमारा एक और दो आंसर सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यानी इनमें से किसका प्रयोग करने को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी जिससे पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता भी सुनिश्चित हो सके और कार्बन यानी फुटप्रिंट भी घटे। तो ताम्र स्लेग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, चौथा है उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और पोर्टलैंड सीमेंट। अब देखिए ये प्रश्न अगर हम इस प्रश्न को डिस्कस करें तो जैसे पहला हमारा है चौथा वाला ऑप्शन, देखिए उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी। इसमें क्या होता है ना, ये डामर को उच्च ताप पर बहुत गर्म किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा रिलीज होंगी जो कि पर्यावरण के लिए उचित नहीं है, तो चौथा हम कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, दूसरा है पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट हम जानते हैं सीमेंट उत्पादन में बहुत ज़्यादा है कार्बन का होता है निष्कर्षण, तो ये भी हमारा गलत है। तो 4 और 5 हमारे गलत हैं, तो बचा अगला देखिए ताम्र स्लेग। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था स्टील स्लैग, तो स्टील स्लैग का प्रयोग होता है तो ताम्र स्लैग का भी होता है। अगला है शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, तो ये ऐसी प्रौद्योगिकी होती है इसमें ना गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी सही है। जियो टेक्सटाइल्स
मजबूत एक सिंथेटिक कपड़ा होता है जो सड़क की उम्र को बढ़ाता है, ठीक है, और मिट्टी कटाव को रोकता है, तो इसका भी प्रयोग होता है। तो 1, 2 और 3 सही है, 4 और 5 हमारा गलत है। ठीक है, ये कोई प्रश्न इस तरीके का नहीं था कि किसमें कोई ट्रिक्स या ऐसा कुछ डिस्कस किया जाए, कॉमन सेंस लगाया जाए। ये अगर जानकारी है तो हल हो जाएगा, नहीं तो फिर स्किप कर देने में ही भलाई है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतविष्ट होते हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। और तीसरा कह रहा है भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है, उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। अब देखिए पहला विकल्प कह रहा है राख में आर्सेनिक और पारद पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए जब कोयला जलता है ना तो उसकी जो वो होती है, जो फ्लाई ऐश होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें भारी धातुएं होती हैं, तो उसमें आर्सेनिक भी होता है, सीसा भी होता है, पारद भी होता है। ये हम मान भी सकते हैं, क्योंकि अब राख में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। हाँ, ऐसा कोई स्पेशल वर्ड तो लिखा नहीं है कि हाँ इसमें कोई दे दिया कि यूरेनियम होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं वर्ड। तो अगर नॉर्मल से वर्ड है तो हम उसको मान लें और ये सही भी है, ठीक है। अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड दिया हो तब उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, तो नॉर्मल से वर्ड है। और हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कोयला संयंत्र में विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित कर देते, तो एकदम सही बात है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जब जलेगा तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है, तो एकदम सही है। भारतीय कोयले में 35 से 45% तक राख होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारतीय कोयले का कैलोरी मान काफ़ी कम होता है। तो हमारे ये तीनों विकल्प सही हैं, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सवाल 79 का डी हो जाएगा, ठीक है, 89 का डी हो गया, तीनों सही हैं। अगला है कि यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया हो तो उसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए कह रहा है कि ऐसा पौधा आक्रामक होता है और प्रतंत्र को हानि पहुंचाता नहीं। अगला कह रहा है यह आनुवांशिक रूप से रूपांतरित, ये भी नहीं है। ऐसे पौधों की खेती पारिस्थितिकी नहीं होती, ये भी गलत है। पहला हमारा सही है, ऐसे पौधों की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और ये प्रश्न 2020 का है, इसमें संशोधन हुआ था, हम ठीक है। 2022 में पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें संशोधन हुआ था। और संशोधन होने के बाद क्या हुआ था, जो 6 सूचियाँ थी वो घट के कितनी रह गई थी, 4 रह गई हैं, ठीक है। तो पहले ये जो पौधे थे इनको लाइसेंस लेने के लिए सूची 4 में थे, पौधों रखा गया था, ठीक है। लेकिन अब जो नई आई है उसमें ये 3 हो गया है, ठीक है, तो 3 में हो गए हैं। तो यानी अगली बार सपोज प्रश्न आए तो पौधे किसमें है, 30वीं सूची में है, ठीक है। और 5वीं सूची क्या होती थी, बर्मिन वाली होती थी, यानी ऐसे जीव जिनको मारा जा सकता था सरकार के आदेश पे, तो उनको रखा जाता था बर्मिन 5वीं सूची। तो 5वीं सूची हटा दी गई है। 6वीं और जो एक नई सूची जोड़ी गई है इसमें, चौथी। अब क्या हुआ, चौथी में साइट्स के जो जीव हैं, जंतु हैं, पर्यावरण जो पौधे हैं, उनको जोड़ा गया है। तो अब एक सूचियों की संख्या 6 से घट के कितनी रह गई है, 4 रह गई है। और इसका आंसर क्या है, ए है। इसका आंसर क्या है हमारा, ए है, ठीक। चलिए अगला है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। दूसरा कह रहा है अमोनिया जो यूरिया बनाने के में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा कह रहा है कि सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है, यानी बाई प्रोडक्ट है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही है। अब देखिए पहला विकल्प कह रहा है कि उर्वरक का बाजार संचालित है, सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं। और हमें अच्छे से पढ़ते हैं कि सरकार क्या करती है, रासायनिक उर्वरकों पर सीधा नियंत्रित करती है, ठीक है, ये हमको अच्छे से पता है। जैसे यूरिया हो गया, अब जैसे भारत क्या करता है, यूरिया के एमआरपी वगैरह तय करती है सरकार, ठीक है, और उस पर भारी सब्सिडी भी देती है। और जो बाकी उर्वरक होते हैं यूरिया के अलावा, जैसे डीएपी हो गया, एमओपी वगैरह होगी, तो उसकी कीमत तो कंपनियां तय करती हैं, लेकिन सरकार क्या करती है, उसमें भी सब्सिडी देती है जिससे उनकी कीमत को कंट्रोल कर सके। तो यानी रासायनिक उर्वरकों में सरकार का नियंत्रण होता है। तो पहला विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम एक को गलत करेंगे तो देखिए ए और डी दो निकल गया, बचा बी और सी। अब विकल्प हमारा दूसरा क्या है, कह रहा है अमोनिया जो यूरिया बनने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तो एकदम सही है, क्योंकि यूरिया अमोनिया से बनता है, फिर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बनता है।
और अमोनिया क्या होता है, हर्बल बोस प्रोसेस से बनता है और जिसमें हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा कह रहा है सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों से मिलता है। बिल्कुल, फास्फेटिक उर्वरक बनाने के लिए हमको फास्फोरिक एसिड चाहिए और इसके लिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। और सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कहाँ से होता है, सल्फर से। और सल्फर कहाँ मिलेगा हमको, तेल रिफाइनरी, जो कच्चा तेल बचेगा जिसे हम लोग कह सकते हैं तरीके ना उस दिन होता है फर्नेस ऑयल टाइप का, तो उससे हम क्या करेंगे, उसमें सल्फर होता है। वैसे भी हम पढ़ते हैं जीवाश्म ईंधन में सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, अभी हम पढ़ ही चुके हैं। तो 2 और 3 हमारा सही हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सोचना भी है कि जीवाश्म ईंधन में सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड पाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है। अब देखिए, पहला विकल्प कह रहा है पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति द्वारा अंशतः कार्बन पदचिन्ह। अब ये विकल्प देखिए बात कर रहा है कार्बन पदचिन्ह की, और ये क्या बताता है, मात्रा बताता है, ना कि आर्थिक मूल्य। तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किया गया प्रयास। तो ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम बता रहा है, ना कि कार्बन के मूल्य को। ये भी गलत है। तीसरा देखिए, कह रहा है किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों की वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करता है। तो यह क्या कर रहा है, यह ऊर्जा की मांग से संबंधित है, ये भी लागत से नहीं। अब पहला तो हमारा सही हो ही गया। पहला कह रहा है कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझें तो जब हम वातावरण में 1 अतिरिक्त टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वह भविष्य में कई तरह के नुकसान करती है, जैसे कि कृषि उत्पादन यानी कृषि पैदावार घटेगी, स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ेंगी, बाढ़ आएगी, सूखा आएगी, ग्लोबल वार्मिंग में भी होगा। तो इन सब से क्या होगा, मुद्रा क्या होगा, मुद्रा के रूप में जो नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि जान माल की हानि होगी प्लस हमारे आर्थिक नुकसान भी होंगे। ठीक है, तो आर्थिक मूल्य हो ही गया इसमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्लियर, ये हो गया, क्योंकि ये सामाजिक मूल्य सब दिखा रहे हैं इसमें, सब कृषि शामिल हो गई, स्वास्थ्य शामिल हो गए, सब हो गया, और इनका क्षरण यानी आर्थिक क्षरण हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। अगला है, अगला कह रहा है कि भारत की जैव विविधता नहीं, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। पहला ऑप्शन है कशावा, दूसरा है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तीसरा है मूंगफली के बीज, चौथा है कुल्थी, पांचवा है सड़ा हुआ आलू, छठा है चुकंदर, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब आप देखिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब आई, 2018 में, और 2022 में हुआ इसमें संशोधन। ठीक है, तो अगर हम ट्रिक पे ध्यान दें तो देखिए मूंगफली के बीज क्या होते हैं, ये तिलहन होता है, और कुल्थी क्या होती है, दाल होती है। और हमको पता है अच्छे से कि मूंगफली और कुल्थी यानी तिलहन और दलहन भारत क्या है, इनकी भारत आयात तक करता है। ठीक है, अब इनकी कमी पहले से ही है, तो सरकार तो किसी कंडीशन में इस चीज़ के लिए अनुमति नहीं देगी कि इससे हम एथेनॉल बनाएं। ठीक, तो जाहिर सी बात है कसावा, इसमें स्टार्च होता है अधिक मात्रा में। क्षतिग्रस्त गेहूँ ये खाद्य खाने के लिए उतने नहीं है उपयोगी, तो इससे बनाया जाता है। सड़ा हुआ आलू हम जानते हैं स्टार्च होता है, चुकंदर में हम जानते हैं शुगर होता है। तो एथेनॉल के लिए हमको स्टार्च और चीनी युक्त उत्पाद चाहिए, तो इन चारों में ये चीज़ें हैं, ना कि गेहूँ, वो मूंगफली के बीज और कुल्थी में, क्योंकि ये एक तो तिलहन और दलहन हमारे यहाँ वैसे भी सबसे ज़्यादा इनकी मांग है, और सरकार आयात पर भी निर्भरता सरकार की है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 5 6, 1 2 5 6 यानी ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सोचें ना तब भी हम अपने प्रश्न तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुल्थी दलहन है और मूंगफली तिलहन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो कह रहा है यह 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा कह रहा है उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। तीसरा कह रहा है यह ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब पहला देखिए, यह 2 जिलों में विस्तृत है, तो ये एकदम सही है, क्योंकि ये राजस्थान के 2 जिलों बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित है। इसका लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर एरिया है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंदर कोई 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 मानव वास स्थल नहीं है। तो कोई जैसे जब शब्द आए ना तो 1 मिनट रुक के सोचना है हमको। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यानों में मानव बस्तियां हैं, और इसमें लगभग 75 के आसपास है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया।
तीसरा कह रहा है कि यह ग्रेट इंडियन वेस्टर्न का प्राकृतिक आवास है, तो एकदम सही है। ठीक है, तो ये ग्रेट इंडियन वेस्टर्न का प्राकृतिक आवास है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1 और 3 यानी सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। और तीसरा कह रहा है विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। उपरोक्त में से कथनों में से कौन सा है से सही है। अब एक चीज़ देखिए, पहला कह रहा है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण भारत में 36%। देखिए, जब जब यूपीएससी ना नंबर दे, एक फिगर दे, तो उस पर एक मिनट रुक के सोचना है क्या ये सही है। अगर आपने पढ़ा है और आपको लग रहा है सही है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर एक मिनट सोच के ही करना है, और ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो ये सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका गठन हुआ है, और ये हम पिछले पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ये ऑप्शन था, उसमें सीधे प्रश्न पूछा गया था, तो पीवाईक्यू से ही कई बार प्रश्न रिपीट होता है, ऑप्शन से ही प्रश्न बनता है। तो ये हम देख चुके हैं, इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हुआ है। तीसरा कह रहा है कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, एकदम सही बात है। तो हमारे 2 और 3 सही हो गए, 2 और 3 सही, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि निम्नलिखित बाघ संरक्षित यानी आरक्षित में से क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। देखिए, तो जिम कॉर्बेट है, रणथंभौर है, नागार्जुन श्री सेलम है और सुंदरवन है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो नागार्जुन श्री सेलम के पास है। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, लगभग 2595 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सी है। और ये इसकी स्थिति कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। याद करने के लिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा टाइगर चिड़िया कौन सा है जिसका नाम बड़ा है, नागार्जुन श्रीशैलम बड़ा नाम है, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है। दूसरा है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है, ये जिम कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड में है और इसका 821 वर्ग किलोमीटर एरिया है। रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर राजस्थान में है जो 1113 किलोमीटर एरिया है। ठीक है, और चौथा सुंदरबन, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, 1699 किलोमीटर लंबा वन है, मतलब क्षेत्र है, वे पश्चिम बंगाल में है। अगर हम बात करें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की, तो ये क्या है, ये तो ये है वैज्ञानिक आधार पर संरक्षण के लिए संरक्षित रखा जाता है, यानी कैसे टाइगरों को वैज्ञानिक आधार पर संरक्षित करना है, और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रेगुलेट होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा इस तरीके का। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास यहीं का, कल हम फिर नए पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रश्न हो, जैसा आप लोगों की एडवाइस कुछ हो तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।